बहुत बड़ा बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बातें इसलिए बोल रहे हैं। 20 हाँ, 20 दिन के अंदर में मैं लाइब्रेरी बनवा दूंगा। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज वेब न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त शशांक मिश्रा और आज हमारे शो में आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने जमीन से शुरुआत की पत्रकारिता के क्षेत्र में और यूपी 01 न्यूज के नाम से एक चैनल की शुरुआत की और सन ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से वो जाने गए और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं अपने क्षेत्र में। जहां भी ये समस्या देखते हैं रास्ते में रुककर उस समस्या को उठाने लगते हैं। नाम है इनका विनोद पाल। विनोद पाल जी, सच की आवाज वेब न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं। विनोद पाल जी, आज हमारे और आपके बीच कई सारे सुलझे और अनसुलझे आपके सामने हम सवाल रखेंगे और आप उनका निर्भीकता के साथ उत्तर देंगे और दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि विनोद पाल सन ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, सन ऑफ उत्तर प्रदेश लगाने का बस नीति एक ही है कि मैं जय हिंद बोलता हूं। आप देखिएगा, शुरुआत जब करता हूं तो जय हिंद और लास्ट में वीडियो जब करता हूं तो जय हिंद। मतलब मुझे इस देश से लगाव है, इस उत्तर प्रदेश से लगाव है, तो इसलिए मैं सन ऑफ उत्तर प्रदेश लिखता हूं। मेरे हर एक अंग में, हर एक खून में मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे भारत का नाम बसा हुआ है, इसलिए मैं जय हिंद बोलता हूं, इसलिए मैं सन ऑफ उत्तर प्रदेश लिखता हूं। विनोद जी, आपका शुरुआती जीवन हम जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता में आने से पहले विनोद क्या करते थे। देखिए, हम लोग के ऐसे जनरेशन से, ऐसे गांव से निकल कर आते हैं जहां पर शिक्षा के मामले में अगर देख लिया जाए तो जीरो। खेती किसानी का काम करते थे और किसान उन्हें कहा जाता है जिसके पास में कम से कम 20-20, 30-30 एकड़ जमीन है। हम लोग के पास में 2 बीघे 3 बीघे ऐसे जमीन है, उसमें भी 3-4 भाई हैं। तो अगर मान लीजिए तो हम लोग मजदूरी में आते हैं, तो हम लोग गांव में किसानी खेती का करते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे। लेकिन ये शुरुआत हम लोग जो सोचे थे कि कभी ना कभी सपना हम लोग का भी था कि कभी बड़े मंच पर हम लोग भी बैठे, बड़े जगह पर हम लोग भी जाएं और अच्छे कपड़े पहने और अच्छा शिक्षा लें, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। ये सब तमाम समस्याओं से हम लोग झेले। लेकिन जब शुरुआत हम लोगों ने किया कि नहीं, अब बाहर चलते हैं, बाहर के लोगों से देखते हैं, तो हमारी शुरुआत दिल्ली से हुआ। जब हम दिल्ली पर वहां पर गए तो बहुत सारे लोगों से मिले, एक ऑफिस में हमने काम करना स्टार्ट किया, वहीं से हमारा शुरुआत हुआ कुछ आगे के प्लान के। विनोद, एक कहानी आपकी है कि जो पत्रकारिता आपने शुरू की, ऐसा सुना जाता है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ आने के बाद आपका अचानक से पत्रकारिता की तरफ मन हुआ। ऐसा क्या आपके साथ घटित हुआ कि अचानक से आप पत्रकारिता की तरफ बढ़े? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस भारत का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? सबसे बड़ा ताकतवर इंसान अगर कोई है तो वो माँ है। और हमारे लिए माँ और पिता, ये दो हैं जो जीवन में सबसे बड़े भगवान के तौर पे हम देखते हैं। भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं, महसूस किया है, लेकिन भगवान के तौर पर हमारे माता पिता हैं। तो ये शुरुआत हमारे माँ से ही हुआ है, क्योंकि माँ का दुख देखकर और माँ का ही तकलीफ देखकर मैंने ये पत्रकारिता करना स्टार्ट किया है। लेकिन पत्रकारिता ही क्यों? विनोद कोई और कार्य नहीं कर सकते थे इस सेवा के लिए? पत्रकारिता इसलिए मैंने चुना क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप किसी से बिना डरे, बिना किसी आप संकोच के सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके जिले का सांसद और विधायक हो। तो इसलिए मैंने पत्रकारिता ही चुना। लेकिन विनोद, आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा क्षेत्र भी है और इसमें जो अर्निंग होती है वो बहुत कमजोर होती है। इसके बावजूद जब इस क्षेत्र में आप उतरे तो क्या लगा? पत्रकारिता स्टार्टिंग में आपको लगा बहुत अच्छा व्यवसाय, लेकिन जब इसमें आप आए तो जब आपके पास अर्निंग की भी प्रॉब्लम्स होने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा आपको कि पत्रकारिता करके हमने गलत किया? भगत सिंह का एक लाइन है, कहते हैं कि राह में खतरे बहुत हैं पर डरता कौन है, मौत कल लिखा है आज आ जाए, डरता कौन है। तो इसलिए पत्रकारिता चुनना हमारा
सबसे बड़ा उद्देश्य आपने बताया कि व्यवसाय और पैसा। आजकल पत्रकारिता कोई नहीं करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, एंटरटेनमेंट में। जैसे आपने कहा कि आप और भी सारे व्यवसाय हैं, आप कर सकते थे। वीडियो आप जैसे कि मान लीजिए कॉमेडी बना सकते थे, आप डांसिंग कर सकते थे। अब बहुत सारी सेक्टर ऐसा था, लेकिन आपने कहा कि पत्रकारिता ही क्यों चुना। पत्रकारिता एक ऐसा लाइन है क्योंकि आज हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार लोग जो हैं, आज वो सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हैं। हम जैसे ही लोग अगर आज आए हुए हैं जो देश का अर्थव्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्राइम को लेकर आज सरकार को मजबूर कर दे रहे हैं काम करने के लिए और ईमानदारी का काम करने के लिए। एक चीज और विनोद आपसे पूछना चाहेंगे कि पत्रकारिता करने के बाद ऐसा सुनने में आया कि आने वाले 2027 में 26 में 2026 में पंचायत चुनाव जी। और कुछ लोगों से पता चला और काफी आपके वीडियोस देखने से पता चला कि पंचायत चुनाव की यानी कि प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं विनोद भैया, यूपी के लड़के, यानी सन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो राजनीति में कूदने का मन पत्रकारिता करते करते अचानक से कैसे हो गया? देखिए, एक कहावत कहा गया है, आप यूपी से बाहर जाइए तो बताते हैं कि यहाँ पर खेती जो होता है तो हर घर में आप नेता पाएंगे, ठीक। तो लोग उसी प्रकार के मुझे भी हाँकते हैं, देखते हैं और आंकड़ा लगाते हैं। मेरा मानना एक ही चीज है कि आप भी माइक लेकर सवाल करते हैं, मैं भी माइक लेकर सवाल करते हैं, लेकिन आज आप बताइए कि आप माइक से सवाल तो उठाते हैं, लेकिन क्या आप ईमानदारी पूर्वक काम हो जाता है? नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम में आने से ही आपको सही कर सकते हैं। मेरे महाखरपुर ग्राम सभा, जो बस्ती जिला के परशुरामपुर ब्लॉक के महाखरपुर ग्राम सभा आता है, पूरे प्रदेश के सबसे भ्रष्टाचार अगर ग्राम सभा कोई है तो महाखरपुर ग्राम सभा है। जब 1953 से चुनाव स्टार्ट हुआ, जब हाथ उठाया जाता था, उस टाइम से लेकर और 2026 ये लागू होने वाला है, और अभी तक के बीच में बहुत सारे प्रधान बने, बहुत सारे गए आए, लेकिन ये जितने भी प्रधान लोगों ने बना है, ये समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अपने घर के लिए और अपना व्यवसाय वो चमकाए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे महाखरपुर ग्राम सभा के लोग अगर वोट देते हैं, नए नए प्रत्याशी को अगर वो चुनते हैं, तो किस लिए चुनते हैं कि हमारे घर का नाली, हमारे घर के आसपास की साफ सफाई, रोड पे लाइट लग जाए, बढ़िया सा रोड रहे, आवास मिले, उसके साथ साथ में स्नान घर और शौचालय, ये तमाम व्यवस्थाएं हमारे ग्राम सभा में होना चाहिए। ये मेरे ही ग्राम सभा का दुख नहीं है, प्रदेश का आप किसी भी ग्राम सभा का देख लीजिए, मैं 95% आपको बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार ही का शिकार है। मैं बार बार कहता हूं कि शुरुआत ग्राम सभा से होता है और यहीं से जाकर वो पूरे जिले तक जाता है। हर जिले का अगर भ्रष्टाचार देख लीजिए तो ग्राम सभा से ही स्टार्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने के बाद जैसा लगातार देखा जाता है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव आता है, बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और दर दर पर जाकर के वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं। वैसे ही विनोद भैया भी करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर विनोद भैया ग्राम प्रधान बन जाते हैं उसके बाद उनके अंदर भी प्रधानी के ही गुण तो नहीं आ जाएंगे? यानी कि जिस तरीके से अभी तक प्रधान करते आए हैं उनसे कुछ अलग करेंगे या ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कई प्रधान बनने के पहले आम आदमी थे और बनने के बाद खास आदमी? थोड़ा बैक में हम चलते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री हम अपना बताने का प्रयास करते हैं। जो आपने कहा कि पत्रकारिता क्यों चुना, मेरी माँ इस दुनिया में सबकी माँ योद्धा और वीर और पूरे महान व्यक्ति में अगर कहलाया जाता है, औरतों में कहलाया जाता है, वो मेरी माँ ऐसी थी कि गरीबी इतनी ज्यादा वो काट के वो आज इस रास्ते पर आए हुए हैं कि हम लोग अच्छे से उन्हें पहना ओढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। लेकिन एक कैंसर एक ऐसा बीमारी है, कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि आपके पास अगर हो गया तो लाखों करोड़ों रुपया लगा दीजिए, लेकिन इंसान बचता नहीं। मैं दिल्ली गया हुआ था आईएएस की तैयारी करने के लिए, सही में बताऊं, मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए गया हुआ था, लेकिन 2 महीना वहां नहीं रह पाया। फिर बाद में पता चला, घर से फोन आया कि मम्मी को कैंसर की समस्या हो गया। और डायरेक्ट जो डॉक्टर ने मेरे बस्ती जिला का देखे, उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे ही बोल दिया कि आपको कैंसर की समस्या है। माँ मेरे पास फोन की और माँ फोन करके और रोना स्टार्ट की और बताई कि मेरा कसूर क्या है, हमने शुरू से लेकर आवाज तक गरीबी ही काटा है, और जब बात आया कुछ अच्छे खाने का, पहनने का, घूमने टहलने का और अपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का, तो मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों भगवान ने दे दिया। माँ से मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, वो जो डॉक्टर ने बताया वो डॉक्टर ने गलत कहा, आपको कैंसर की समस्या नहीं हुआ है। सोचिए, छोटी सी बीमारी अगर वो आपको कोई बता दे कि ये बीमारी इतनी बड़ी है, तो चाहे छोटा बीमारी हो चाहे बड़ा बीमारी हो, अगर आप तक बातें चला गया तो वो कहीं ना कहीं छोटी बीमारी बड़ी हो सकता है। तो मेरा मानना जहां तक है
कि आदमी को डर एक ऐसा चीज है कि आदमी सही होने के कारण पे नहीं सही हो पाता, उसके अंदर की एक डर हो जाता। तो मेरी माँ को वो डर था कि अभी मेरी बेटी है, 2-3 बेटे हैं जिसका शादी करना है, घर भी सही से नहीं बना हुआ है, आसपास के लोग देख कर जलते हैं। हम लोग आज भी उस रास्ते पर नहीं जा पाए जिस रास्ते पर अच्छे खासे लोग जाकर वो अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं और खाते पीते हैं। तो मेरी माँ का जब वहां पर कैंसर की समस्या का ये पता चला कि ये समस्या है, तो मैंने दिल्ली ट्रेन पकड़ा। और मैंने दिल्ली ट्रेन जब पकड़ा वहां पर, तो खड़े खड़े पूरा दिन मुझे लगा, और शाम को 7 बजे मैं रात में घर पहुंचा। और पूरी रात मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, कि इसलिए बैठा हुआ था कि सबसे पहले उनका डर मैं खत्म करूं ये कैंसर की समस्या को लेकर। डॉक्टर के पास मैंने गया, फोन करवाया, और मैंने कहा कि आप बताओ मेरी माँ को कि आपने झूठ बोला है, वो गलती से मिस्टेक हो गया है। क्योंकि मेरी माँ का सबसे बड़ी वो जो ये वीकनेस देखा जा रहा है वो है डर, कि कैंसर हो गया है, मैं कैसे कैंसर में जीऊंगी और किस तरीके से हमारे परिवार रहेगा। ये सारी समस्याएं से मेरी माँ झेल रही थी। लेकिन जब मैंने शुरुआत वहां से किया जहां से मेरी माँ का अंत होने का स्टार्ट था, लेकिन मैं अपने माँ को लेकर आया केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ में। आपको पता होगा, वहां पर मैंने जब शुरुआत किया और आया, डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर के द्वारा मिलने के लिए मुझे 5 दिन दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। और 5 दिन तक मैंने 5 स्टार होटल में अपनी माँ को रखा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी माँ का था कि पैसा कहाँ से आएगा, इतना बड़ा बीमारी, और इतने बड़े बीमारी का पैसे भी बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने ये सब सारी समस्या का समाधान करने के लिए अपनी माँ को इतने बड़े होटल में रखा, बढ़िया से खिलाया पिला, कि मेरी माँ का ये टेंशन दूर हो जाए कि बेटे के पास मेरे पैसे नहीं है, पैसे हैं। खिलाया पिलाया 1 हफ्ते के बाद में फिर डॉक्टर से जब मेरा मुलाकात हुआ तो जांच हुआ, तो जांच में ये बताया गया कि आप जाइए इसका जांच करवा लीजिए। और जांच का जब मैंने सरकारी प्रोसेस से करवाना स्टार्ट किया तो 1 महीना लग गया सरकारी, मैं प्राइवेट में करवाया। और दूसरे दिन जब उस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया तो पता चला कि वो फिर मंगलवार को बैठेंगे, कोई बताने वाला नहीं था। मैं घर पर आ गया, 1 हफ्ता तक दर दर की ठोकरें मैंने अपनी माँ के लिए खाया। और 1 हफ्ता के बाद फिर आया, जब डॉक्टर को दिखाया तो सचमुच पता चला कि मम्मी को कैंसर हुआ है। और कैंसर होने पर इस तरीके से मैंने माँ को नहीं बताया कि आपको कैंसर हुआ, लेकिन आपको बताएं सबसे बड़ी और दुख की घड़ी की मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी माँ को 1 महीना लग गए एक खुराक दवाई लेने में। समस्या ये हुआ कि डॉक्टर 1 हफ्ता के बाद जब वो चेक किए तो उन्होंने बताया कि इतने बड़े खर्चा है, इतना बड़ा ये ट्रीटमेंट होगा, आपके पास इतना व्यवस्था, आपको पैसा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में गया, 1 दिन का 10,000 रुपया, जो कि मेरे पास टोटल मिला के 50-60 हजार रुपये था। 1 दिन का 10,000 रुपया, जो कि 1.5 महीने का भर्ती करवाने का पालन किया गया था। मैंने देखा कि वहां पे लोग लाइन लगे हुए हैं, कोई मर जा रहा है, कोई दवा नहीं पा रहा है, किसी का वेंटिलेटर नहीं है। मेरी माँ को जब मुझे इलाज करवाने में, मैं एक पत्रकार हूं और मुझे इलाज करवाने में 1 से 1.5 महीना लग गया, सिर्फ इलाज करवाने में, ठीक करवाने में नहीं, इलाज करवाने में डॉक्टर से, कि इलाज चालू हो गया। तो सोचिए, ये सब सारी समस्या से लेकर सिर्फ मैं नहीं झेल रहा हूँ, ये पूरे प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। एक गाना आया था कि दुनिया का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। तो ये जो मेरी माँ का तकलीफ और दुख था, ये दुख को मैंने भूल गया जब और लोग का दुख देखा, कि मरते हुए लोगों को देखा। तो फिर मैंने सोचा यार कि आईएएस तो अब बन नहीं पाएंगे, आईएएस अब नहीं बन पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, अब माँ ही जो है तो है। फिर मैंने माँ में सेवा में लगा दिया, डॉक्टर से उठना बैठना, हाथ जोड़ना, किस तरीके से दवा लेना, सारी समस्याओं से मैंने ये सब चीजों को लेकर मैंने अपने अंदर की एक आग जलाया कि मैं कौन सा ऐसा चीज करूं जो अर्थव्यवस्था को, ये सब सारी समस्या को मैं सही कर सकूं। तो एक दिन सोते सोते मुझे एक वीडियो आया, और वीडियो मैंने देखा पत्रकारिता का, जो एक ईमानदार पत्रकार था वो हॉस्पिटल में हल्की सच्चाई दिखा रहा था, और दिखाया, और दूसरे दिन वहां पर बेड भी सही से लग गया, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी टाइम पर करने लगे। फिर मैंने सोचा कि अब पत्रकारिता ही करते हैं। ये था। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानी का चुनाव जी, जो अगर देखा जाए तो हमारे देश में कई सारे चुनाव होते हैं, जी। लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, जी। पार्षदी का होता है, लेकिन जो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है ये बिल्कुल फेस टू फेस होता है, बहुत कठिन चुनाव होता है। इसको जीतने के लिए लोग कई सारे नैतिक और अनैतिक बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं। जैसे कहा जाए कि कुछ नशे वाली चीजें भी बांटते हैं, रुपया पैसा साम दाम दंड भेद हर तरीके से आजमा लेते हैं प्रधानी को जीतने के लिए। तो क्या विनोद भी प्रधानी जीतने के लिए लोगों के दिल में जगह बनाकर जीतेंगे, या इसी तरीके के हथकंडे उनको भी अपनाने पड़ेंगे?
देखिए, नशे के लेकर बात जो किया जाए तो पूरे प्रदेश में सही चीज है कि दारू, शराब, पैसा, मांस, मच्छी, ये सारी सुविधा लोगों को दिया जाता है, बस चुनाव में 10 से 15 दिन के बीच में। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए जनता ना किसी विधायक को पाता है, ना किसी सांसद को पाता है, और ना ही प्रधान को पाता है। देखिए, मैं ये सब सारी व्यवस्था से जो है मैं ये निगेटिव लेता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं पत्रकारिता करता हूं, आप लोग देखते होंगे, नहीं सारे जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं कि कान्हा स्टेडियम में जब गया हुआ था, यूपी T20 का मैच हो रहा था, वहां पर विमल गुटखा का प्रचार हो रहा था। मैंने वहां पर खड़ा होकर विरोध किया कि इतने बड़े इंटरनेशनल के खिलाड़ी लोग हैं और इस तरीके से गुटखा का प्रचार करेंगे तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा। मैंने वहीं से कसम खाया था, ना गुटखा खाएंगे, ना गुटखा किसी को खिलाएंगे, और ना गुटखा वालों को हम ये राय देंगे कि आप गुटखा खाइए। और जिनको गुटखा और दारू, शराब का वोट देना है, वो एक बार हॉस्पिटल में आ जाएं और हॉस्पिटल में एक दिन खड़े होकर और गेट पर देखें कि हालात क्या होता है गरीबी में इलाज करवाने का टाइम। तो इसलिए मैं ये सब सारी समस्या से मैं लड़ रहा था। और आज मैं अपने महाकरपुर ग्राम सभा में बस एक ही चीज लोगों से कहा है कि विकास चाहिए तो आपको निःशुल्क और निस्वार्थ आप लोग को वोट देना पड़ेगा, और वोट उसको देना पड़ेगा जो आपके ग्राम सभा का विकास करे, और ना कि आपके ग्राम सभा को दीमक की तरीके से नोच खा ले। क्योंकि आजकल के जितने भी प्रत्याशी हैं प्रधान लोग, वो बिजनेस अपना बना लिए हैं, वो अपना व्यवसाय बना लिए हैं कि वोट के टाइम में, चुनाव के टाइम में 10-20 लाख रुपया फेंको, मांस मच्छी फेंको, दारू शराब फेंको, जातवादी का शिकार करो, उसके बाद फिर 4.5 साल तक आराम से खाओ। लेकिन इस बार एक अच्छी बात आपने बताई, मैं भूल भी गया था, उसको याद आ गया। जातिवादी जी, हमारे देश के सारे चुनाव लगभग अगर आप देखेंगे तो कास्टिज्म के तहत होते हैं जी, यानी जातिवादी व्यवस्था के तौर पर होते हैं। हर चुनाव में एक जाति विशेष के लोग अपनी अपनी पार्टी बना लेते हैं कि इस जाति के जितने भी वोटर्स हैं वो मेरे हैं। तो क्या प्रधानी में भी ऐसा होता है कि जाति को, जो जाति की गणित होती है उसके हिसाब से चुनाव लिया जाता है? बिल्कुल होता है। जातीय का तो राजनीति सेका जाता है, ये ग्राम पंचायत से लेके ये लोकसभा तक है। विधायकी का देख लीजिए, आप सांसदी का देख लीजिए, और ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो ये सबसे 99% मैं बता रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा ये आज जातीय जिस तरीके से आधार पर लोगों को राजनीति का रोटी सेका जा रहा नेता लोग। हमारे भी ग्राम सभा में हमारे प्रधान लोग बैठते हैं और बैठकर वो ये कहते हैं, जब वो आपके जात के हैं तो जाके आपके बगल में बैठेंगे, आप हमारे जात के हैं, आप हमें उठवा दे दीजिएगा, इस बार आपका विकास कर देंगे, ठीक है, ये चीज कहते हैं, आप हमारे हैं। लेकिन जब वो जातिवादी का भी शिकार हो जाते हैं और जब वो जिता देते हैं, उसके बाद उनका जब नहीं सुना जाता है, तब उनको समझ में आता है कि ये जातीय क्या होता है। लेकिन लोग तो भी उसके खिलाफ ही नहीं एक्शन लेते हैं, ना उसके खिलाफ जाते हैं। लोग जातिवादी का राजनीति 1953 से लेकर और 2026 के बीच में लोग शिकार हो रहे हैं, ग्राम पंचायत से लेकर सांसदी तक लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब हर किसी को आंख में और दिमाग में और दिल में ये बातें बैठ गया है, ये दिखाई दिया है आंखों से कि सिर्फ राजनेता लोग हमें और आपको जातवादी का शिकार करके वोट ले लेते हैं और 4.5 साल तक हमारा हक खाते हैं। तो हमारे ग्राम सभा में जातवादी का इस बार कोई शिकार नहीं होने वाला है। विनोद, एक सवाल और है मेरे मन में कि विनोद प्रधानी लड़ेंगे जी, चुनाव में उतरेंगे जी, ताल ठोंकेंगे जी, और जीतने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे जी, लेकिन प्राथमिकता किन किन कामों पर रहेगी? किस तरीके का विकास अपने दिमाग में विनोद ने रख रखा है कि हम गांव वालों को इस तरीके का विकास देंगे, इस पर बताइए। देखिए, आजकल के जो प्रधान लोग हैं वो 2-3 कामों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं हम नाली सही करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, शौचालय दिलवा देंगे, आवास। उसके बाद कुछ पता ही नहीं है प्रधान लोग को कि इसके बाद भी कुछ बजट होता है, इसके बाद भी कोई व्यवसाय है। और मैंने कहा है अपने ग्राम सभा में कि ये सारी कामें तो हर कोई प्रधान लेकर लड़ता है। सबसे पहले जीतने के 20 दिन बाद मैं लाइब्रेरी बच्चों के लिए खुलवा दूंगा, 100 सीट बनवाऊंगा जो निःशुल्क में हमारे ग्राम सभा के बच्चे पढ़ेंगे। दूसरी चीज, विनोद बड़ा बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बातें इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, 20 दिन के अंदर में मैं लाइब्रेरी बनवा दूंगा। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल संभव है सर। क्यों नहीं संभव है सर? एक घर का सदस्य जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है, मोटरसाइकिल से शुरुआत करता है, जो चुनाव जीत जाता है तो उसके पास 4 व्हीलर,
एक बढ़िया सा घर, एक बढ़िया सा उसके साथ में बिजनेस, बैंक बैलेंस, अपने बच्चों को गांव से लेकर वो सिटी तक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, पढ़ाता भी है। तो क्या मैं अगर 100 सीट अगर बच्चों के लिए बनवा दूंगा तो क्या वो नहीं कर पाऊंगा? नहीं, 100 सीट में कोई एतराज नहीं। 20 दिन के अंदर में मैं उसे लोन पैसा लेकर आऊं या किसी से उधार लेकर आऊं या अपने जेब से करूं, ये मेरा सिरदर्दी है। मैं 20 दिन के अंदर में 100 सीट बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाएंगे, उनके लिए किताब भी वहां पर हम इकट्ठा और उसके साथ साथ में वहां पर उन लोग को देने का काम करेंगे। बड़ा वादा है, बड़ा वादा ये बहुत बड़ी वादा हम कर रहे हैं, प्रदेश में किसी ने नहीं किया है। और दूसरा काम और आपको बता दे रहे हैं, हर बहन के शादी में 10,000 रुपया देने का वादा किए हैं, हर बहन के शादी में। और ये बड़ा वादा जुबान से नहीं किए हैं, स्टाम्प पेपर हमारे महाकरपुर ग्राम सभा के लोग ले आए, साइन और दस्तखत करके देंगे तब वोट दीजिएगा। हर बहन के शादी में 10,000 रुपया और मरनी और करनी पर 5,000 रुपया। खम्मे, अगर ग्राम सभा का खम्मा टूट जाए या तार टूट जाए, वो जिम्मेदारी हमारा बनवाने का है। आपको अगर किसी से कोई विवाद हो जाता है और थाने पर आपको जाने का नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत जो भवन बनता है 50 लाख रुपया लगा के, वो 5 साल ताला लगाने के लिए नहीं बनता है। वो बनता है इसलिए कि हर महीने ग्राम पंचायत लोग को इकट्ठा करो और वहां पर किस तरीके से योजना पर काम करना है, ये वहां पर बातें होना चाहिए। एक टूल बॉक्स होना चाहिए जो एप्लीकेशन के लिए कि किसी के कोई समस्या है तो हर हफ्ते वहां प्रधान बैठकर ये सारी समस्या का समाधान करे। और उसके साथ साथ में हमने यहाँ तक वादा किया कि आपका और किसी पटीदार का अगर कोई विवाद हो गया है तो थाने पर जाके ना आपको 2,000-4,000 रुपया घूस देना पड़ेगा, ना दलाली और घुसखोरी के हिसाब से आपको शिकार होना पड़ेगा किसी को ले जाकर। ये विनोद पाल का वादा है कि प्रधान बनने के बाद में वो दरोगा और सीओ हमारे ग्राम पंचायत भवन पर आएंगे और ग्राम सभा के लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर उनका समाधान किया जाएगा। और वहीं से दरोगा सीओ अपने थाना पर जाएंगे, हमारे ग्राम सभा के लोग हमारे घर पर रहेंगे, अपने गांव में। एक सवाल मेरे मन में और आया कि अक्सर ग्राम पंचायतों में हम देखते हैं कि लोगों को जो जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवाने होते हैं जो ग्राम प्रधान के अंडर में होते हैं, उसके लिए भी लोगों को प्रधान के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या विनोद के पास भी जीतने के बाद लोगों को इसी प्रकार से चक्कर लगाने होंगे या विनोद की इस पर कोई ठोस योजना है? अभी हमारे ग्राम सभा से कुछ मामले आए हैं और मामला ऐसा है कि एक आपको जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जो कि सूचना मुझे मिला, सूचना नहीं ये हकीकत है कि 2,000 रुपया तक वो शख्स ने खर्च कर दिया है और अभी तक जन प्रमाण पत्र नहीं बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग से ही कि जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना खर्चा लगता है? नहीं पता है। नहीं पता है। जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 100 से 150 रुपया, लेकिन 2,000 रुपया तक खर्च कर दिया गया है। ये ग्राम पंचायत एक मुखिया का, एक प्रधान का दायित्व होना चाहिए कि ये सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत का, चाहे आप जन प्रमाण पत्र मान लीजिए, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र मान लीजिए, ये सब सारी व्यवस्था प्रधान को देखना चाहिए। मेरे तक सूचना है वो काम मैंने 450 रुपये में करवा दिया, हालांकि 200-250 रुपया मैंने ज्यादा दे दिया। उसके साथ में एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2 से 2.5 महीना लग गया है। उसके पिताजी को एक्सपायर हुए, लेकिन अभी तक वो जन प्रमाण पत्र के साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बना। तो विनोद इसके लिए क्या प्लान किए हैं कि जब विनोद का राज आएगा, विनोद की प्रधानी आएगी, तो जनता के लिए ऐसी क्या सुविधा देंगे जिसके लिए आज उसको 2,000 खर्च करने पड़ रहे हैं? विनोद ने क्या प्लान किया है कि उसका काम कम से कम में हो जाएगा? हाँ, मैंने ये ग्राम सभा के लोगों को बताया है कि मैं प्रधान बनने के बाद में चाहे थाना पे 1 रुपया घूस नहीं लगने दूंगा, हॉस्पिटल में 1 रुपया घूस नहीं लगने दूंगा, ब्लॉक पर 1 रुपया घूस नहीं लगने दूंगा, और उसके साथ साथ में जो बजट आपका ग्राम सभा का आएगा 1 रुपया घूस ना सीडीओ, बीडीओ, सेक्रेटरी को किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो हक हमारा और हमारे ग्राम सभा का है और ना कि ये अधिकारियों का है और उसके साथ साथ में नेताओं का है। 5,000 रुपया सैलरी हमारा आता है, 5,000 रुपया। मैं ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग करता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर सेव कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि 5,000 रुपया सैलरी से मैं अपना ग्राम सभा से महीने का खर्चा चलाऊंगा, लेकिन जो भी हक आएगा वो अपने ग्राम सभा में लगाऊंगा, किसी को ना घूस दूंगा और ना घूस में लूंगा। शादी हो गई विनोद की? नहीं। तब तो चला लेंगे खर्चा। चलिए अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। चलिए बहुत सारी बातें हो गई ग्राम प्रधानी की। वर्तमान समय में हम पहुंचते हैं, भारत का एक राज्य है बिहार जी, और बिहार इन दिनों काफी चर्चा में जी। वहां पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव जी। कुछ बिहार के बारे में बताएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मायने रखती है, उसी प्रकार से बिहार की राजनीति। बिहार में इस समय आपको क्या खास दिखाई दे रहा?
क्या खास मुद्दे दिखाई दे रहे हैं या फिर वही जातिगत चुनाव चल रहा है बिहार में? बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव नहीं मजाक हो रहा है। हम्म। ये पूरे देश में मजाक का पात्र बन रहा है बिहार, कि बिहार में चुनाव थोड़ी ना हो रहा है। कोई कह रहा है कि हर घर हम नौकरी देंगे, कोई सरकार कह रहा है कि हम पलायन रोक देंगे, कोई सरकार कह रहा है हर महिला के खाते में टकाटक 10,000 रुपया देंगे। आप बताइए कि बिहार में हर घर नौकरी सरकारी देने का वादा किए तेजस्वी यादव, आप बताइए क्या ये संभव है? प्रशांत किशोर जी कहते हैं हम पलायन रोक देंगे, कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। बीजेपी में थे, बीजेपी को वो मुख्यमंत्री को बनाए, प्रधानमंत्री को बनाए, तब वो नहीं रोक पाए। अब वो मुख्यमंत्री बनने चले हैं तो वो कहते हैं कि सारी व्यवस्था हम रोक देंगे। नीतीश कुमार आ गए, नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज हमने खत्म कर दिया, गड्ढा मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हर महिला के खातों में 10,000 रुपया हम देने का वादा करेंगे, और भी सारी जो नौकरियां नहीं अभी तक मिला हुआ लोग को भरा नहीं गया वो सारी भर देंगे। अब आप बताइए कि 20 साल से नीतीश कुमार चल रहे हैं, बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये 20 साल के अंदर में नीतीश कुमार क्यों नहीं कर पाए? अब वो करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है, ये बिहार के लोगों के साथ मजाक हो रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि यही मजाक का हवा कहीं हमारे उत्तर प्रदेश और यूपी में ना आ जाए। चलिए बात करते हैं यूपी की। जी 2027 यानी एक साल के बाद जी यूपी में भी चुनाव आने वाला है। जी। तो यूपी में क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं, या बिहार की तरीके से यूपी में भी खटाखट टकाटक और नौकरी चाकरी 10,000 रुपए 5,000 रुपए यही चलेगा? नहीं, हमारे यूपी में बस एक ही लहर है, हिंदू और मुस्लिम, और कोई लहर ही नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। इसी से सरकार बनती है, इसी से सरकार जीतती है। मैं ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग कर देता हूं, मुझे FIR होने पर कोई डर नहीं है, क्योंकि आज जब जब चुनाव होता है तब तब हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। क्यों भाई? मुस्लिम और हिंदू कहते वो इंसान नहीं है? अब्दुल कलाम थे, वो अब्दुल कलाम जी थे जो देश के सबसे अर्थव्यवस्था के साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाने का काम किए थे जो आज उनका नाम चल रहा है। भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा के मामले में सबसे तेज हुए। भगत सिंह 23 साल के एज में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए, इस भारत के लिए। और हमारे बीजेपी सरकार में जो आज प्रेजेंट में चल रहा है, ये लोग गरीबों का जान ले रहे हैं, अपना जान नहीं दे रहे। लोगों पर बस कटार छाप रहे हैं कि इस तरीके से करना, इस तरीके से बड़े बड़े मंच पे बड़ी बड़ी भड़काऊ बयान देते हैं और राजनीति का रोटी सेकते हैं कि आप हिंदू हैं और मैं हिंदू को लेकर चलता हूं। आप बताइए कि क्या हिंदू को इलाज हो पा रहा है हॉस्पिटल में? आप बताइए क्या हिंदू को कानून व्यवस्था से बढ़िया से उन्हें इंसाफ मिल जा रहा है? कानून व्यवस्था जिस तरीके से सरकार कहती थी कानून व्यवस्था सही है, वो गड्ढा मुक्त की महिला सशक्तिकरण की बात करती थी सरकार, क्या वो सही है? आज एक वीडियो मैंने बनाया उत्तर प्रदेश से जो निकल कर आया है कि अभी भी कुछ गांव में और कुछ जिले में ऐसा है कि जो घर तक रोड नहीं गया हुआ है और पेशेंट को जाने के लिए उन्हें खटिया पर लटकर जाना पड़ता है। 10 मिनट का रास्ता 1-1 घंटे लग जाते हैं। यही कानून व्यवस्था, यही अर्थव्यवस्था, यही स्वास्थ्य व्यवस्था, यही डबल इंजन की सरकार, यही यूपी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है। क्या लगता है 2027 में यूपी की सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर से बाबा बुलडोजर वाले आएंगे? मैं बार बार कहता हूं कि परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए और परिवर्तन पर ही विकास है। हर 10 साल पे चाहे कोई भी सरकार हो, उसे मौका दूसरे सरकार को देना चाहिए। और मेरा मानना कि आपके हाथ में वो ताकत है कि आप 5 साल में जिसको चाहे उसको गिरा दें, जिसको चाहे उसको आप उठा दें। तो 10 साल को 5 साल में क्यों परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं, 5 साल में इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोग का कहना है और मेरा भी मानना कि 5 साल कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है तो सारी बजट और सारी व्यवस्थाएं 5 साल में कोई नहीं कर पाता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि 5 साल में जैसे आपने व्यवस्था को ये लागू करना है, ये सब करना है, तो अगले पंचवर्षीय में ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसलिए 5 साल के बाद में एक बार और भी मौका देना चाहिए, 10 साल, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना। कई सारे मुद्दों पर विनोद पाल जी से बात हुई और कई सारे इनके सामने हमने प्रश्न रखे। हर प्रश्नों का बेबाकी के साथ विनोद ने उत्तर दिया। ग्राम प्रधानी से लेकर लोकसभा विधानसभा तक, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सब के प्रश्न इनसे किए गए और उन्होंने बेबाकी के साथ उनका उत्तर दिया। और कई सारी गंभीर समस्याएं जो ग्राम से लेकर प्रदेश तक रही, उन पर भी जवाब मिला। और वर्तमान समय में बिहार चुनाव से लेकर आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। विनोद ने खुलकर बात की। अच्छा लगा कि हर एक चीज पर ये बराबर बात करते हैं और लगातार ये जब रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं
कवरेज के लिए निकलते हैं तो इनकी पहचान ये है कि रास्ते में जाते समय भी इनको अगर कोई सड़क में गड्ढा दिख जाता है तो तुरंत उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को गड्ढा मुक्त का वादा याद दिला देते हैं। ऐसी पत्रकारिता की भी देश में जरूरत है जो खुलकर हर मुद्दे पर बात करें, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है देश का जो कि देश की छोटी से छोटी समस्या को भी दिखाने का जज्बा रखती है। क्योंकि आज की पत्रकारिता में भी कई सारे आयाम आ चुके हैं। कुछ पत्रकार तो सिर्फ नेताओं तक ही सीमित हैं, कुछ पत्रकार सिर्फ अपनी अर्निंग तक सीमित हैं, लेकिन अभी भी कई सारे पत्रकार वास्तव में सड़क पर चलते हुए गरीबों की आवाज उठाते हुए मिलते हैं। वास्तव में सच्ची पत्रकारिता यही है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी, उनकी आवाज उठाने के लिए हर पत्रकार को भी आगे होना चाहिए, ताकि हर गरीब, वंचित, शोषित हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके। लगातार इस तरीके की कवरेज को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहे। धन्यवाद।